हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएस फर्स्ट 2023 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। मतलब ये हुआ कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि आपका कम से कम समय में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अभी से अगर मैं लगाऊं तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास 2 से 3 महीने हैं और 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। बहुत ही ईजी आप इसे कर सकते हैं। मैं बात करूँगा इस वीडियो में जीके और इंग्लिश के बारे में। मेरा फोकस रहेगा जनरल नॉलेज और इंग्लिश पर कि जीके में आप किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को 6 बार क्वालिफाई किया है और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में और उसमें से लगभग 20 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से ही रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन बन जाता है और इसको प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है और इसमें गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है कि किस किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लगभग इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब यूपीएससी जो सिलेबस देता है उससे आप एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लाइन में लिख देगा हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री का क्या पैटर्न रहेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में ही। और कौन कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, ये भी बात करेंगे इसी वीडियो। क्रैश कोर्स के बारे में कोई बात नहीं होगी, मतलब कोई भी कोर्स के बारे में मैं नहीं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो कम्प्लीटली आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, फ्री किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में है। टारगेटेड स्कोर मैं बता दूं, जीके और इंग्लिश को लेके मैं बता रहा हूं। जीके और इंग्लिश को लेके इसका मतलब ये हो गया कि ओटीए के लिए ये मेरा टारगेटेड स्कोर है। अब जीके, इंग्लिश, आईएमए, एएफए बाकी सब में भी पूछा जाता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट का जो टारगेटेड स्कोर मेरा रहेगा वीडियो में वो ये रहेगा कि आपके 40+ मार्क्स तो आएँ किसमें, जीके में, और आप इंग्लिश में जो है 80+ मार्क्स स्कोर करें कम से कम। ये मेरा टारगेट रहेगा आपके लिए। तो लगभग 120 मार्क्स की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा टारगेट स्कोर है कि आपका इतना स्कोर तो होना ही चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं तो मेरा आपके लिए टारगेटेड स्कोर 70 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए देते हैं, लेकिन जो ओटीए के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स में केवल 100 क्वेश्चन ही होते हैं और 100 मार्क्स का ही इसका एग्ज़ाम होता है। अब जीके का ये सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है जो यूपीएससी आपको बताती है क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें एक लाइन में उसने सारी चीज़ें बोल दी हैं कि मैं हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछूंगा, जियोग्राफी से पूछूंगा, ठीक है, और क्या चीज़ें होंगी, कुछ करंट इवेंट होंगे, इसका मतलब हो गया कि करंट अफेयर से पूछेंगे, ठीक है। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं, साइंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आपसे क्या क्या पूछा जाता है ये एग्ज़ाम को, पेपर को एनालिसिस करने के बाद पता लगता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चाहें तो अपने लेवल पर भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पर एनालाइज करना चाहते हैं तो ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर की एक बुक आती है अरिहंत की, आप इसे परचेज कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है अपना एनालाइज कर सकते हैं। बाकी ये मोटा मोटा बताता हूँ कि जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये मैं जीके की बात कर रहा हूँ। अब जनरल साइंस का लेवल क्या रहता है ये भी बात करेंगे। जनरल साइंस का लेवल 9th और 10th का आप मान के चलिए ये रहता है। इंडियन पॉलिटी का जो लेवल है वो लगभग ग्रेजुएशन तक आपका जाता है, लेकिन फिर भी आप जो सोर्स फॉलो करेंगे वो 11-12 तक आपका काम हो जाता है। इस सब को ना फॉलो करके आप एक एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, उससे आप जो है अपनी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी, इकोनॉमी सबके लिए बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाते हैं सिलेबस में कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, पोटेंशियल, ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल, एल्कलाई, एल्कलाइन, मेटल्स, हाइड्रोकार्बन और बॉन्ड्स जो भी होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन के हो गए या फिर कोवेलेंट के हो गए, उन सभी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में जैसे प्लांट किंगडम,
इसमें आ जाएगा आपका सेल आ जाएगा, टिश्यू आ जाएगा, इस सबसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप, विटामिन्स, डेफिशिएंसी विटामिन की जो भी होती है, और उनकी वजह से कौन कौन सी डिसीज़ आपको हो सकती है और बाकी डिसीजेस और उनका क्या क्योर हो सकता है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस से आप लेके चलिए कि आपसे 25 से 20 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो साइंस से मान के चलेंगे कि 25 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपके 90% क्वेश्चन जो हैं आप आंसर दे पाएंगे इन 2 बुक को पढ़ के। एक तो 9th की NCERT की बुक, एक 10th की NCERT की बुक। इन 2 किताबों से आप आसानी से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो वहाँ से भी आप कर पाएंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इन 2 बुक को पढ़िए और इन्हीं पर आप स्टिक करिए, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे नोट्स बना लीजिए, इनकी मल्टीपल रीडिंग आपको करनी है। तो अगर आपका टारगेट जैसे कि 120, ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको बताया कि 40 आपका टारगेट है, ठीक है, तो आपको 48 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस करने होंगे। मैं करंट अफेयर के लिए स्पेशल बताऊंगा जिससे कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 20 क्वेश्चन आराम से साइंस से हो सकते हैं, तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। लेकिन हर एक का बैकग्राउंड साइंस नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है, मैं हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके बारे में भी बात करूँगा। एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, मौर्य, गुप्ता, यहाँ से आता है, ये टॉपिक्स रहते हैं हिस्ट्री में। मेडिएवल से बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। और मॉडर्न में रिवॉल्ट जो है 1857 का और कांग्रेस की समिट, गांधी, इस सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ से आपसे पॉलिसीज़, सोसाइटीज़ किस तरीके की थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्किटेक्चर कैसा था, अगर मेडिएवल में आऊँगा तो आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा। एंशियंट में उतना ज़्यादा आर्किटेक्चर पर फोकस नहीं किया जाता है, उनकी किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था, सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, इस सब के बारे में बात होती है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, इसके बारे में बात होती है। यही बातें मेडिएवल में होंगी, लेकिन मॉडर्न में ये सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न में पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, किस तरीके के कांग्रेस के समिट हुए, गांधी ने क्या किया, गांधी जी जब आए तो फिर किस तरीके से बदलाव आया फ्रीडम मूवमेंट में, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, ट्रीटी जो अंग्रेज़ों के साथ हुई, पर्सनैलिटीज़ जो भी हमारे सुधार में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो सोशल रिफॉर्म रहे हों किसी तरीके भी, वो उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट की पर्सनैलिटीज़ के बारे में, ये सब पूछा जाता है। ट्राइबल मूवमेंट में लीडर्स जो थे ट्राइबल मूवमेंट्स के, जो भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए, उनके बारे में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, किस व्यक्ति ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, क्या काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये नेशनल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा जाता है। ब्रिटिश अगर कोई लेजिस्लेशन लेके आई उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए अगर कोई आया लेजिस्लेशन तो वो कौन सा था, कब आया, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए सोर्स कौन सा मैं बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इससे आप इसे कवर कर सकते हैं। इसको एक बार पढ़ के इसके नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को ही मल्टीपल आप रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम, तो आप कर पाएंगे। इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ मैं, इसमें जो टॉपिक रहते हैं वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बात एक ही है, जैसे नीति आयोग है, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में, लेकिन इसका मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी तरीके की बॉडीज़ के बारे में भी पूछा जाता है आपसे। अमेंडमेंट जो हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल जो है, तो बेसिकली इंडियन पॉलिटी के बारे में नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की बुक आती है M लक्ष्मीकांत सर की, यहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस बुक में आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कवर हो जाएगा, मैक्सिमम 80 to 90% कवर हो जाएगा। तो बाकी का कहाँ से करेंगे, बाकी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके करेंगे, वो भी बच जाएगा। तो करंट अफेयर के जो भी टॉपिक होंगे उनको कवर करने के बाद यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये इंडियन पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आपको 20 में से 20 करके आने हैं। मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा करंट अफेयर के। अगर इन पार्ट 1 to 5 से अगर कोई अलग आता है, अब मैं इसके चैप्टर नहीं बता रहा हूँ 1 to 5, मैं बता रहा हूँ कि इस बुक में जो पार्ट हैं, सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, तो एक सेक्शन से लेकर 5वें सेक्शन तक आपको कवर करना है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक्ट से हो गए, चार्टर हो गए, इनसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इनसे भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इनसे भी क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे कि आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इनको तो आपको ज़रूर ही कवर करना है। करंट अफेयर के जो भी टॉपिक होंगे वो मैं कवर करा दूंगा आपको। जियोग्राफी की बात करता हूँ। जियोग्राफी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इंडियन जियोग्राफी में आपकी फिजियोग्राफी, आपका ड्रेनेज पैटर्न, जो भी हमारी रिवर हैं इंदस और आपकी ब्रह्मपुत्र, गंगा, और साउथ इंडिया की जो भी रिवर हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन सब का ड्रेनेज पैटर्न, डिजास्टर रिलेटेड इश्यू जो भी हैं, जैसे अभी जोशीमठ का इश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्निंग है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लोकेशन जो भी है इंडस्ट्री की वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जियोग्राफी, उससे मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूक्रेन में मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही लाजमी है। रिवर्स, फिजिकल फीचर्स, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, विंड, ओशियन, वेदर, इरीगेशन, इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करूँ तो नेचुरल वेजिटेशन, कोई अगर नई स्पीसीज अगर खोजी गई है तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समिट्स, ईटीसी, इससे भी। तो आप कवर कहाँ से करेंगे अब जियोग्राफी में, बात यहाँ आती है। 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के सारे क्वेश्चन इन 2 बुक से आपसे पूछे जाएंगे। मैं ये लिख के देता हूँ। 11th की एनसीईआरटी है। फिजिकल के लिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इसे आप पढ़िए, और इंडियन जियोग्राफी के लिए इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको आप पढ़िए। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन क्या है, 12th की जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। आपको उसके लिए अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो वो लगभग आपसे पूछेंगे, उनको थोड़ा सा डिटेल में उनको पढ़ा दूंगा मैं आपको, और आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमी की वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे नेशनल इनकम, डिमांड, सप्लाई, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इस सब के बारे में जो भी कब सोचते हैं, जैसे फिलिप का कर्व हो गया। बैंकिंग, स्कीम्स, पॉलिसीज जो भी होती हैं गवर्नमेंट की, ये क्या है, अब ये पॉलिसी और स्कीम कहाँ है, ये तो करंट अफेयर में कवर हो गई, ठीक है। बाकी की चीज़ आप कहाँ से करेंगे, ये क्लास 12th की बुक है एनसीईआरटी की, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही छोटी सी किताब है, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आप आसानी से इसे पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को आपको 5 से 6 बार ही पढ़ना होगा, तब जाके आपके समझ में आएगी अच्छे तरीके से। करंट अफेयर की बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, इश्यू जो भी नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है, पर्सन्स जो भी हैं न्यूज़ में, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, साइक्लोन्स, करंट डेवलपमेंट जो भी है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, बेसिक नॉलेज जो आर्म्ड फोर्सेस की आपसे पूछी जाती है। कहाँ से करें, तो एक तो आंसर ये होगा कि आप इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। कितने महीने तक आपको पढ़ना होगा, 6 महीने तक। तो यूजुअली आपको 2023 के एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर 2022 से लेकर और मार्च 2022 तक का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। और फिर क्या है, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाइए। अब इस सब में कितना जाएगा, कम से कम 2 घंटे, 2 से 3 घंटे डेली के हो गए। क्या आप उतने दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी कवर करनी है। तो न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, किसी मैगज़ीन से करेंगे क्या, तो कोई भी मैगज़ीन अगर आप उठाते हैं मार्केट में तो उसमें 140 पेजेस अराउंड होते हैं, मतलब 150 पेजेस होते हैं। तो 6 महीने के क्या हो गए, 900 पेज आपके हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि मान लीजिए अगर करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आ भी रहे हैं, लेकिन 900 पेजेस बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, 2-3 जो भी रेप्यूटेड मैगज़ीन हैं उनको मैं उठाता हूँ, और उनमें से क्या करता हूँ कि ये जो 150 पेज होते हैं इनको मैं कंसाइज कर देता हूँ, और 40 पेजेस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। 30 से 40 पेजेस में कंसाइज कर देता हूँ मैं 2 से 3 मैगज़ीन को। अब इस मैगज़ीन को जो मैंने कंसाइज किया है, ये 6 मेरी मैगज़ीन आप PDF पढ़ लीजिए, उससे बाहर कोई भी आपका करंट अफेयर जाएगा नहीं। और बाकी जो कुछ होगा वो मैं वीडियोस के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर क्विज के थ्रू आपको कवर करा देता हूँ। तो करंट अफेयर तो मैं यही कहूँगा कि आपको कोई भी पैसा नहीं खर्चना है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत कीजिए, केवल आप मेरे करंट अफेयर को फॉलो कीजिए और आपका हर एक क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। मैं कोई भी आपको चार्ज नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। अब इसमें एक और चीज़ है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है और उससे नोट्स नहीं बनाने। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में क्या रहता है, 70% आपका रहता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो भी न्यूज़ में रहता है वो एडिटोरियल उसी पर लिखे जाते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल आप पढ़िए, जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं और ज़रूरी हैं वो सारी की सारी एडिटोरियल में कवर हो जाती हैं। तो आपके दिमाग में रहती है कि ये वाली न्यूज़ रेलेवेंट है। एडिटोरियल पढ़ने से आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक वोकैब नोट करके लिखनी है। आप ओवरऑल अगर रीडिंग कर रहे हैं तो आपका रीडिंग करने से कॉम्प्रिहेंड करने की जो भी पावर होती है वो इम्प्रूव होती है। तो आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, बस पढ़िए और ख़त्म करिए। इतना ही करना है आपको एडिटोरियल के साथ। इससे आपको न्यूज़ में बने रहेंगे और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा। अब मैंने क्या है कि अब बिल्कुल भी बात नहीं की, अभी मैंने इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बात मैं अभी करे देता हूँ कि इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा, वैसे करना भी होता है। तो बताता हूँ, 70% हो गया कॉम्प्रिहेंशन और 30% हो गया ग्रामर। अब ग्रामर में क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉइसेस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं बात कर रहा हूँ नरेशन की, जो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, नरेशन, वॉइसेस, ये सारी चीज़ों को मैं काउंट कर रहा हूँ एज अ ग्रामर। क्वेश्चन टैग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ पूछी जाती है आपसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं आपसे, कि आपको बोला जाता है कि बताइए कि कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा कि ये वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, उसके बारे में। और एरर डिटेक्शन का जो पोर्शन रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं और ये 30% ऑफ द सिलेबस में कवर हो जाती हैं। अब देखो, वॉइस आपसे तब भी पूछे जाएंगे, ये 10 होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। अगर नरेशन पूछे जा रहा है तो भी इसके क्वेश्चन 10 होंगे। क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है फिर भी 10 क्वेश्चन होंगे। जो भी चीज़ इसमें से पूछ ली जाती है वो 10 होते हैं, लेकिन हर एक चीज़ नहीं पूछी जाती है, ठीक है। एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं, इनका नंबर भी 10 होता है। अब एरर डिटेक्शन को राइट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको पूरी ग्रामर घोट के पीने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है। आपको केवल सब्जेक्ट बरो एग्रीमेंट बेसिक रूल आपको पता है तो आप ये कर जाएंगे, ठीक है। 70% जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपके लिए डिवोट किया, क्या है वो, इसमें आ जाता है पैसेज, इसमें आ गए आपके पैराजम्बल, ठीक है, इसमें आ गया आपका क्लोज टेस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कॉम्प्रिहेंशन में इंक्लूड करके चलता हूँ। और वोकेबुलरी, वोकेबुलरी में क्या है, सिनोनियम, एंटोनियम, और आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजेस भी पूछी जाती हैं आपसे। और क्या, आपकी इडियम्स भी पूछ ली जाती हैं और फ्रेजल वर्ब्स भी आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे वोकेबुलरी में पूछी जाती है। अब जो भी चीज़ होगी वो 10 होगी, मैंने बता दिया कि उसका नंबर 10 होगा। जो भी चीज़ पूछी जाती है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके, ठीक है। अब इंग्लिश को मैं आपको कैसे कवर कराऊंगा ये आपको बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन को मैंने आपको बता दिया कि डेली करना है, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ वीडियोस पहले ही बना रखे हैं, लेकिन अब और बनाऊंगा। हर एक प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है, हर एक क्वेश्चन पेपर को मैं आपको डिटेल में सॉल्व कराने वाला हूं और आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे कि आप बहुत ही आसानी से जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। इसकी मेरी गारंटी है कि इंग्लिश में आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट कराऊंगा CDS के लिए। कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, और सारी चीज़ें कवर होंगी, वोकेबुलरी भी, कॉम्प्रिहेंशन भी और ग्रामर वाला पार्ट भी, सारी की सारी। और 80+ आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे इन वीडियोस को देखने के बाद में। करंट अफेयर को आंसर कर दिया मैंने, इंग्लिश को मैंने आंसर कर दिया है। बाकी कुछ चीज़ें जो होंगी जीके की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा आपके लिए क्या है, एक स्ट्रेटजी है। मैंने आपको बुक बताई है, किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ मैंने आपको ये बताया। अगर कुछ बाकी रह गया है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपका क्या डाउट है और क्या चीज़ जो आपको चाहिए और मैं आपके लिए कर सकता हूं, तो वो भी आप बता दीजिए। जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उनका कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन एक मैं आपसे फेवर चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जानने पहचानने वाले हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाए, एक हेल्दी कंपटीशन बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सर्विस का फ़ायदा हो, जो मैं कर रहा हूँ उनका फ़ायदा हो, मेरी वीडियोस का फ़ायदा हो। आप मेरे लिए केवल इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई है पहचान में जो CDS की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। चीज़ें अच्छी तभी करेंगे लोग जब वो अच्छी चीज़ों को लोग अप्रिसिएट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपके लिए कुछ करूं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मुझे केवल आपसे इतना ही चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।